ज्योग्राफी जो टर्म है वो एरोस्थेनस ने दिया था। ज्योग्राफी में दो अप्रोच है, सिस्टमेटिक और रीजनल अप्रोच। सिस्टमेटिक वाला अलेक्जेंडर हम्बोल्ट ने दिया था और रीजनल वाला कार्ल रिटर ने। सिस्टमेटिक अप्रोच में पूरा वर्ल्ड का वो एक पैटर्न में स्टडी करते हैं और रीजनल अप्रोच में एक एक रीजन को लेके स्टडी होता है फेनोमेनन केस में। उसके बाद होलिस्टिक अप्रोच में क्या होता है कि ओवरऑल देखा जाता है, पर स्पेशल में क्या है कि सिर्फ एक स्पेसिफिक को कंपेयर करते हैं, जैसे कि पॉल्यूशन और ट्रांसपोर्ट का। उसके बाद देखते हैं कि मॉडर्न थ्योरीज ऑफ अर्ली इवोल्यूशन। तो उसमें सबसे पहला है नेबुलर हाइपोथेसिस, जो काइंट और लेप्लेस ने दिया था। इसमें क्या है कि प्लैनेट्स एक रोटेटिंग क्लाउड से बनते हैं जो यूथफुल सन के साथ एसोसिएटेड था। मतलब कि रोटेटिंग क्लाउड था, इससे वो यूथफुल सन बना। तो बाइनरी थ्योरीज का बात में करते हैं, इसको चैम्बरलिन और जीन्स ने दिया था। इसको प्लैनेटिस्मल हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। बाइनरी थ्योरी में है कि एक वंडरिंग स्टार अप्रोच हुआ सन के पास से, और इसकी वजह से क्या हुआ था कि सिगर सेट मटेरियल सन के सरफेस से सेपरेट हुआ। उसके बाद बात करते हैं बिग बैंग थ्योरी के बारे में। ये सबसे पॉपुलर है। इसमें है कि यूनिवर्स एक टाइनी बॉल सिंगल एटम से हुआ है जो 13.7 बिलियन पहले वॉलेंटली एक्सप्लोड हुआ था। एक्सप्लोजन के बाद 30,000 ईयर लेटर एटॉमिक मैटर फॉर्म हुआ और उसके बाद यूनिवर्स बन गया। उसके बाद स्टार्स और प्लैनेट का फॉर्मेशन। स्टार्स नेबुला के लोकलाइज्ड लम्ब क्लाउड ऑफ लम्ब से बने हैं। स्टार्स जो है वो नेबुला से बने हुए हैं। नेबुला प्लान उसके बाद प्लैनेट्स जो प्लैनेटिस्मल है, जो कि राउंड स्मॉल ऑब्जेक्ट्स है, वो एक्रेशन प्रोसेस से बनते हैं। सारे प्लैनेट्स का एज जो है 4.6 बिलियन ईयर्स एगो है। उसके बाद समझते हैं मून का फॉर्मेशन। मून के फॉर्मेशन में क्या था कि एक पहला है जाइंट इम्पैक्ट थ्योरी ऑफ बिग स्प्लैट। एक मार्स साइज का बॉडी अर्थ से कोलाइड हुआ, जिससे अर्थ का एक पार्ट स्पेस में ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट मटेरियल्स मून में कंडेंस हो गया, ऐसे एक चीज़ आके लगा और ये मून फॉर्म हो गया। उसके बाद फिर फॉर्मेशन ऑफ लेयर्स, ये है फॉर्मेशन ऑफ लेयर्स ऑफ द अर्थ। तो सबसे पहले प्राइमोर्डियल स्टेज है। इसमें कि अर्थ इनिशियली वोलेटाइल स्टेट में था, मतलब फिर वेपराइज हो जाता था। फिर ग्रेजुअली डेंसिटी इंक्रीज करने के कारण टेम्परेचर भी बढ़ने लग गया। तो डेंसिटी के बाद टेम्परेचर भी बढ़ गया। फिर डिफ्रेशिएशन का प्रोसेस आया। इसमें क्या था कि हेवियर मेटल जैसे आयरन और निकल सिंक करके कोर में चला गया। जो हमारा मैग्मा है वो इसका ही बना हुआ है। एंड लाइटर मटेरियल सरफेस पे आ गए और ये क्रस्ट फॉर्म कर दिया। उसके बाद ये हमारा अर्थ का लेयरिंग है फ्रॉम सरफेस टू कोर। सबसे पहले है क्रस्ट, सबसे आउटर लेयर, फिर मेंटल सेमी सॉलिड या हाई डेंसिटी, फिर आउटर कोर लिक्विड आयरन एंड निकल, और उसके बाद फिर इनर कोर सॉलिड आयरन और कोल का निकल का बना हुआ है। डेंसिटी सरफेस से लेकर कोर तक ग्रेजुअली इंक्रीज होता है। उसके बाद समझते हैं कि एटमॉस्फेयर का कैसे इवोल्यूशन हुआ। इसमें 3 स्टेजेस है। सबसे पहले लॉस ऑफ प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर। इनिशियल एटमॉस्फेयर एस्केप कर गया ड्यू टू वोलेटाइल नेचर। वोलेटाइल नेचर की वजह से इनिशियल एटमॉस्फेयर एस्केप हो गया। फिर हॉट इंटीरियर कंट्रीब्यूशन, मतलब कि अर्थ के इंटीरियर के वोल्केनिक इरप्शन ने गैस रिलीज की जो एटमॉस्फेयर का पार्ट बन गया, मतलब अर्थ के अंदर से गैस निकलने लग गया। फिर फोटोसिंथेसिस इम्पैक्ट, लिविंग ऑर्गेनिज्म के फोटोसिंथेसिस से एटमॉस्फेयर मॉडिफाई हुआ और ऑक्सीजन का एडिशन हो गया। रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो 6370 किलोमीटर है। इंटीरियर अर्थ कैन नॉट बी डायरेक्टली एसेस्ड, नॉलेज इज बेस्ड ऑन इनडायरेक्ट मेथड्स। तो अंदर का जो भी नॉलेज है इनडायरेक्ट मेथड से पता है। अभी देखते हैं टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक। सबसे पहला है पी वेव्स, बॉडी वेव्स पहले है। बॉडी वेव्स के अंदर है पी वेव्स और एस वेव्स। ये जो प्राइमरी वेव्स होते हैं ये फास्टेस्ट होते हैं, फर्स्ट टू अराइव। ये तीनों मीडियम से ट्रैवल कर जाते हैं और ये पैरेलल टू द वेव ऑफ डायरेक्शन होते हैं, मतलब ऐसे कंप्रेशन और इसमें डिवीजन में कंप्रेशन और इसमें ट्रैवल करते हैं। फिर आता है एस वेव्स। एस वेव ऐसे है, इसको हम ऐसे निकलेंगे तो ऐसे ट्रैवल करेगा, तो एस वेव भी ऐसे ट्रैवल करेगा। तो ये अराइव आफ्टर द पी वेव्स, ये पी वेव्स के बाद में अराइव करते हैं। ट्रैवल ओनली थ्रू सॉलिड्स, ये सिर्फ सॉलिड्स के थ्रू ट्रैवल करते हैं। तो ये देख सकते हैं पी वेव्स ऐसे जा रहा है। लिक्विड कोर जो है वो इसका बना हुआ है, लिक्विड का बना हुआ है, इसीलिए यहाँ से वो ट्रैवल नहीं कर रहा है, वो ऐसे जा रहा है। एस वेव सिर्फ लिक्विड से जाता है।
उसके बाद है मूवमेंट, इट इज़ पर्टिकुलर टू द वेव डायरेक्शन, क्रिएटिंग क्रेस्ट एंड ट्रॉफ, ये आ गया इसका क्रेस्ट और ये आ गया इसका ट्रॉफ। उसके बाद है हेल्प साइंटिस्ट डिटरमाइनिंग द लिक्विड नेचर ऑफ द आउटर कोर, कोर का लिक्विड नेचर इससे पता चल गया। उसके बाद है सरफेस वेव जो कि ट्रैवल अलोंग द अर्थ सरफेस, और ये लास्ट टू अराइव है बट ये द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव है। इससे क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट और स्ट्रक्चरल कोलैप्स होता है। ये जो एस वेव है ये एस वेव का डायग्राम है अभी। तो एस वेव में क्या है कि ये देखिए ये कोर के थ्रू पास नहीं हो रहा है, ये 103 डिग्री तक ही इम्पैक्ट है। पर ये जो पी वेव्स है, पी वेव्स ट्रैवल थ्रू द कोर, क्योंकि लिक्विड का बना हुआ है तो ये ऐसे परपेंडिकुलर ट्रैवल हो रहा है, पी वेव्स ऐसे आ रहा है। अर्थक्वेक को मेजर कैसे करते हैं, इसमें है पहला है मैग्नीट्यूड रिचर स्केल 0 से 10 के बीच में, और ये इंटेंसिटी मेर्सल स्केल, ये विजिबल डैमेज की एक्सेस करता है, ये 1 से 12 के बीच में होता है, और ये एनर्जी मेजर करता है। उसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ वोल्केनो के बारे में। तो इसमें सबसे पहले आता है शील्ड वोल्केनो। शील्ड वोल्केनो ऐसा होता है, ये बड़ा होता है और बेसल्टिक फ्लूइड से बना होता है। उसके बाद फिर कंपोजिट वोल्केनो। कंपोजिट वोल्केनो यहाँ पर दिया हुआ डायग्राम इसका ऐसा रहता है, ये विस्कस लावा से बनते हैं और ज़्यादा एक्सप्लोसिव होता है। उसके बाद फिर कैल्डेरा। कैल्डेरा जो है वो यहाँ पर है, सबसे एक्सप्लोसिव वोल्केनो इरप्ट होने के बाद कोलैप्स हो जाता है, यहाँ जैसे कोलैप्स हुआ है तो कोलैप्स हो जाता है ये। फिर फ्लड बेसल्ट प्रोविंस। फ्लड बेसल्ट प्रोविंस फ्लूइड लावा जो लॉन्ग डिस्टेंस तक फ्लो होता है, मतलब ऐसे जो ऐसे फ्लो होता रहता है वो वाला। फिर मिड ओशियन, जो ओशियन के अंदर आता है, 70,000 किलोमीटर रीज लॉन्ग रीज होता है वो उसको बोलते हैं। उसके बाद फिर इग्नियस स्ट्रक्चर समझते हैं। सबसे पहले आता है बेल्कोलिथ, तो डीप डाउन में जो कोल्ड होता है उसको बोलते हैं बेल्कोलिथ, जो नीचे में रहता है। फिर लैल्कोलिथ। लैल्कोलिथ डोम लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि मतलब ये पर बाहर नहीं आता है, उसको बोलते हैं लैल्कोलिथ। फिर सिल्स आता है, सिल्स जो होता है वो हॉरिजॉन्टल लेयर में होता है, वो होता है सिल्स। फिर डाइक्स की बात करते हैं, डाइक्स जो होता है वर्टिकल वाला होता है जो कि बाहर आ जाता है, उसको डाइक्स बोलते हैं। फिर ग्रेविटी एंड एनोमली समझते हैं, क्रस्ट के मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन को पता करने के लिए ग्रेविटी एंड एनोमल, इसको हर जगह पे ग्रेविटी का नॉर्मल वैल्यू से डिवीजन होता है, ग्रेविटो ग्रेविमीटर से इसको हम लोग डिफर करते हैं। उसके बाद फिर एस्थेनोस्फेयर का बात करते हैं। एस्थेनोस्फेयर जो होता है वो मेंटल के ऊपर का जो वीक लेयर होता है उसको एस्थेनोस्फेयर बोलते हैं। अभी समझते हैं चैप्टर 4 के बारे में। चैप्टर 4 में सबसे पहले है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जो कि वैगनर ने दिया था 1912 में, ये प्रपोज किया था। इसमें पहले पैंगिया करके एक सिंगल लैंडमास होता है, पैंगिया करके सिंगल लैंडमास होता है। उसके बाद तो पैंगिया जो था वो ज़मीन का नाम था, और जो ओशियन का नाम था आसपास में उसका नाम था पैंथेलिसिया। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि पैंगिया जो था ज़मीन वो दो इसमें टूट गया, लॉरेसिया नॉर्थ में और गोंडवाना साउथ में। तो अगर अर्थ इंडिया में हम देखें तो गोंडवाना जैसे साउथ में है, तो गोंडवाना ऐसे साउथ में आ गया था। ये पार्ट छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड होते गए और जैसे आज हम देखते हैं। उसके बाद फिर एविडेंस सपोर्टिंग कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। पहला है जिगसॉ पजल, जो कि साउथ अफ्रीका में, अफ्रीका और साउथ अमेरिका कोस्टलाइन्स एक दूसरे से परफेक्टली सेट होते हैं। 1964 में बुलार्ड ने कंप्यूटर प्रोग्राम से इसका मैट फिट किया था। उसके फिर रॉक्स ऑफ सेवेज एसोसिएशन, ब्राज़ील कोस्ट के अंदर का रॉक्स जो है और वेस्ट अफ्रीका के रॉक्स से मिलते हैं। साउथ अमेरिका और अफ्रीका के मरीन डिपॉजिट जो रेसिक एज शेप है। फिर टिलिडी एविडेंस, एक ग्लेशियल डिपॉजिट गोंडवाना सेटलमेंट्स अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से मिलते हैं, ये दोनों सेम पैल्कियो क्लाइमेट और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट को कंफर्म करता है। फिर आता है प्लेसर डिपॉजिट, घाना कोस्ट में प्लेसर गोल्ड डिपॉजिट है, यहाँ सोर्स रॉक एब्सेंट है। उसके बाद फिर फॉसिल डिस्ट्रीब्यूशन, आइडेंटिकल प्लांट्स और एनिमल्स, उसकी वजह से ये 4800 किलोमीटर से सेपरेटेड है, लेकिन कुछ ज़मीन ये कहाँ है, साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील में। फोर्स डिवाइड द ड्रिफ्ट, जो ड्रिफ्ट हो इसके बीच में डिफरेंस क्या है, पोल फिलिंग फोर्स, अर्थ के रोटेशन की वजह से सेगमेंट्स इक्वेटर कॉन्टिनेंट्स इक्वेटर की तरफ शिफ्ट हो गए, जो कॉन्टिनेंट्स थे वो इक्वेटर की तरफ वो शिफ्ट होते चले गए। उसके बाद फिर टाइडल फोर्स, टाइडल फोर्स मून और सन का जो ग्रेविटेशनल पुल था
उसने इफेक्ट डाला और स्कॉलर्स ने इंसफिशिएंट फोर्स माना है। उसके बाद फिर पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज़ में है अर्थस होलम्स कन्वेक्शन थ्योरी 1931 में। मेंटल में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के कारण कन्वेक्शन करंट जनरेट होता है जो कॉन्टिनेंट्स को मूव करता है। उसके बाद फिर ओशियन फ्लोर मैपिंग। ओशियन पोस्ट वार रिसर्च ने ओशियन फ्लोर में माउंटेन रेंजेस ट्रेंचेस और मिड ओशियन रेंजेस डिस्कवर किए हैं। मिड ओशियन वोल्केनिक जोन्स में अर्थक्वेक और वोल्केनो पैटर्न्स। अर्थक्वेक बेल्ट्स मोस्टली मिड ओशियन रीजन्स और पैसिफिक रिम में लोकेट होते हैं। उसके बाद फिर सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ये हेस ने दिया था 1961 में। मिड ओशियन रीजन्स और लावा फ्लो एज और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है। यंग मटेरियल नॉर्मल पोलरिटी वाले हैं। ओशियनिक रॉक्स की एज 200 मिलियन ईयर्स से ज़्यादा पुराने नहीं होते, जबकि कॉन्टिनेंटल रॉक्स 3200 मिलियन ईयर्स तक ओल्ड हो सकते हैं। ओशन पे सेडिमेंट्स हैं जो काफ़ी पतले होते हैं और ओशन क्रस्ट रिलेटिवली यंग होने की दिक्कत दिखाता है। ट्रेंचेस और अर्थक्वेक। उसके बाद फिर हैरी हेस का हाइपोथेसिस 1961 में। ओल्ड ओशन क्रस्ट ट्रेंचेस में सिंक होता है और वहाँ कंज्यूम होता है सबडक्शन जोन। न्यू लावा ओशनिक क्रस्ट दोनों तरफ स्प्रेड होता है। उसके बाद है प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, ये मैकेंजी ने दिया था 1967 में। प्लेट्स का मूवमेंट, लिथोस्फीयर को प्लेट्स में डिवाइड किया गया है। जो लिथोस्फीयर है पूरा उसको प्लेट्स में डिवाइड कर दिया गया है और कॉन्टिनेंटल और ओशनिक प्लेट्स में प्लेट्स एस्ट्रोनोस्फीयर के ऊपर हॉरिजॉन्टली मूव करता है। टोटल 7 मेजर प्लेट्स हैं। एंटार्क्टिक, साउथ अमेरिकन, साउथ अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिकन, फिर पैसिफिक, इंडो ऑस्ट्रेलिया और फिर ऑस्ट अफ्रीकन और यूरेशिया। उसके फिर माइनर प्लेट्स हैं कोकोआ, नज़ाका और फिलीपींस। कोकोआ जो है सेंट्रल अमेरिका के पास है, नज़ाका जो है साउथ अमेरिका के और पैसिफिक के पास में है। टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, प्लेट्स अलग होके नई क्रस्ट बनाते हैं। तो डाइवर्जेंट जो है वो एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, उसको डाइवर्जेंट बोलते हैं। फिर कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट में क्या होता है कि एक दूसरे के नीचे आ जाता है प्लेट्स ऐसे। और ट्रांसफॉर्म में क्या होता है कि प्लेट्स हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं, क्रस्ट का ना डिस्ट्रक्शन होता है ना फॉर्मेशन, ऐसे टाइप का। तो कन्वर्जेंट से क्या होता है कि जब ये एक दूसरे के ऊपर चलते हैं तो सबडक्शन जोन बनता है। प्लेट्स का स्पीड कितना होता है, ये आर्टिक रीजन में जहाँ पे ठंडी है वहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर होता है। पर फास्टेस्ट कहाँ पे होता है, ईस्ट पैसिफिक राइज में होता है। जो ईस्ट पैसिफिक राइज है वो यहाँ पर है, मेक्सिको, कोलंबिया, चील के बीच में ये होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास, और साउथ पैसिफिक ओशियन में है। उसके बाद बात करते हैं ड्राइविंग फोर्सेस। मेंटल का जो कन्वेंशन करंट्स, मेंटल के कन्वेंशन करंट्स प्लेट्स को मूव करते हैं। और हीट का सोर्स क्या होता है, रेडियो एक्टिव डिके और रेसिडुअल हीट। तो इंडिया एक लार्ज आइलैंड था जो ऑस्ट्रेलिया के पास था और ये तिथि सी से सेपरेटेड था। उसके बाद इंडिया नॉर्थ की तरफ मूव करना शुरू हो गया। फिर इंडिया और एशिया कोलाइड हुए जिसकी वजह से हिमालय बने। फिर करंट बाउंड्रीज क्या है, इंडिया के नॉर्थ में हिमालय है, कंटिनेंट कन्वर्जेंट है। फिर ईस्ट में म्यांमार से जावा ट्रेंच तक कन्वर्जिंग साइड्स है। वेस्ट में किरथर माउंटेन से मकरंग कोस्ट तक है। डेक्कन ट्रैप्स फॉर्मेशन 60 मिलियन ईयर्स एगो लावा आउटपोरिंग फ्रॉम लावा ट्रैप्स बने और जब इंडिया इक्वेटर के पास था। उसके बाद है हिमालयन इफ्लूट, कोलाइशन के बाद हिमालय अब्लूट होना शुरू हुआ, आज भी वो ऊपर जा रहा है। उसके बाद अभी चैप्टर 5 में देखते हैं अर्थ का क्रस्ट का कंपोजिशन। 98% जो क्रस्ट है वो 8 एलिमेंट से बना है। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है। ऑक्सीजन जो है वो जो एलिमेंट्स है वो उसके ऑक्साइड्स में फॉर्म में है। उसके बाद फिर सिलिकॉन सेकंड है। उसके बाद एल्युमिनियम, आयरन और कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। तो बाकी के जो एलिमेंट्स हैं वो अदर्स में आते हैं। उसके फिर रॉक्स जो होता है वो मिनरल्स का एग्रीगेट होता है। टाइप्स ऑफ रॉक क्या है, 3 टाइप के रॉक है, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। इग्नियस लावा से बनते हैं, प्राइमरी रॉक्स कहलाते हैं ग्रेनाइट और बेसल्ट। फिर सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होता है, फ्रेगमेंट्स डिपोजिशन के बाद बनते हैं। एग्जाम्पल सैंडस्टोन, लाइमस्टोन और कोल्ड।
तो ये सैंडस्टोन, लाइमस्टोन और कोल जो है ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, सेडिमेंट्री। फिर मेटामॉर्फिक क्या होता है, हीट और प्रेशर की वजह से एग्जिस्टिंग रॉक चेंज होते हैं। फिर फॉइलेशन और बेंडिंग पैटर्न्स हो सकते हैं मार्बल और स्लेट में। फॉइलेटेड का मतलब ये होता है जो पैटर्न बन जाते हैं रॉक्स से उसको फॉइलेटेड बोलते हैं। तो मेटामॉर्फिक रॉक में क्या होता है कि फॉइलेटेड बन जाता है पैटर्न। उसके फिर रॉक साइकिल समझते हैं। इग्नियस रॉक जो होता है उसको फ्रेगमेंट्स होने के बाद सेडिमेंट्री रॉक बनता है। सेडिमेंट्री रॉक हीट एंड प्रेशर की वजह से मेटामॉर्फिक रॉक बनता है। मेटामॉर्फिक रॉक मेल्ट होकर वापस फिर मैग्मा बन जाता है। अभी इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या हैं, पैथोलॉजी साइंस ऑफ रॉक्स। लिथिफिकेशन मतलब सेडिमेंट से जो सॉलिड रॉक बनता है उसको लिथिफिकेशन बोलते हैं। जैसा कि यहाँ पे है, ये वेदरिंग होते होते सेडिमेंट्स बना, सेडिमेंट्स के बाद लिथिफिकेशन के बाद वो सेडिमेंट्री रॉक बन गया। तो ये होता है लिथिफिकेशन। फिर आता है मेटामॉर्फिज्म। तो डायनामिक वाला जो मेटामॉर्फिज्म होता है इसमें क्या होता है कि मैकेनिकल चेंजेस की वजह से होता है डायनामिक मेटामॉर्फिज्म। पर कॉन्टैक्ट वाले में क्या होता है कि ये जो इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ मैग्मा, यहाँ पे ये मैग्मा का रोल होता है, तो इसीलिए इसको कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म बोलते हैं। रॉक्स क्रिस्टलाइज ड्यू टू मैग्मा कॉन्टैक्ट, ये इसमें होता है कॉन्टैक्ट में, मतलब वो कॉन्टैक्ट में आता है। उसके बाद फिर है यहाँ पे बेंडिंग। बेंडिंग क्या होता है कि अल्टरनेटिंग लाइट डार्क लेयर्स इन मेटामॉर्फिक रॉक्स, इसको बेंडिंग या फॉइलेशन बोलते हैं। ये फॉइलेशन एंड बेंडिंग यही चीज़ यहाँ लिखा है। तो ये डिफरेंस में भी यही लिखा है कि डायनामिक में रॉक्स प्रेशर की वजह से चेंज होता है, कॉन्टैक्ट में क्या होता है कि हीट की वजह से चेंज होता है। इसमें केमिकल चेंज नहीं होता है, इसमें केमिकल चेंज होता है। ये टेक्टोनिक प्लेट्स में होता है और ये मैग्मा चेम्बर्स के पास होता है। उसके बाद फिर बात करते हैं ये चैप्टर 6 के बारे में। ग्रेडेशन क्या होता है, ग्रेडेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें रॉक्स का इरोजन होता है, यानी उनका मटेरियल्स वियर आउट होता है। मतलब कि ये जो पहले ऐसे उबड़ खाबड़ था, अभी ये ऐसे धीरे धीरे करके प्लेन होता है, इसको ग्रेजुएशन बोलते हैं, ग्रेडेशन बोलते हैं। उसके बाद बोलते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस, सरफेसेस को बिल्डअप करता है और एक्सोजेनिक सरफेसेस को वियर डाउन करता है। ये जब ये दोनों बैलेंस होते हैं तब सरफेस अनइवन रहती है। यहाँ पे जैसे दिया हुआ है कि एंडोजेनिक मतलब क्या होता है कि वो अंदर से होता है, अर्थक्वेक या वोल्केनो पर। एक्सोजेनिक क्या होता है कि एग्जॉस्ट जैसे जब बाहर में लगा होता है तो ये बाहर के जो वेदरिंग ऑपरेशंस ये सब होते हैं उसको बोलते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस। फिर जियोमॉर्फिक प्रोसेस, जियोमॉर्फिक प्रोसेस वो नेचुरल प्रोसेस है जो अर्थ के सरफेस को चेंज करती है। एंडोजेनिक प्रोसेस वो है जैसे कि डायस्ट्रोफिज्म एंड वोल्केनिक प्रोसेस, जैसे अर्थ का इंटरनल एनर्जी से होता है। तो डायस्ट्रोफिज्म पहले समझते हैं। डायस्ट्रोफिज्म मतलब कि इंटरनल फोर्स की वजह से, नेचुरल प्रोसेस की वजह से अर्थ का डिफॉर्मेशन हो जाना। तो यहाँ पे 5 टाइप्स ऑफ फोल्ड होते हैं। मोनोक्लाइन, मोनोक्लाइन में क्या होता है कि ऐसे टाइप का स्ट्रक्चर होता है। स्लाइड बेंड, इन अदरवाइज पैरेलल लेयर ऑफ रॉक। एंटीक्लाइन में ऐसे ए लेयर। सिंक्लाइन में क्या है कि रॉक इज रैप्ड डाउनवर्ड्स ड्यू टू कंप्रेशन। ओवरटर्न में क्या होता है कि ऐसे अपफोल्ड दैट हैव बीन पुश्ड विगरसली फ्रॉम वन साइड, इट बिकम्स ओवर स्टीम्ड। उसके बाद फिर ओवर थ्रस्ट, प्रेशर वाज ग्रेट इनफ टू ब्रेक ओवर स्टीप्ड एरिया। एंडोजेनिक फोर्सेस जैसे पता है कि ये अंदर से रहता है। रेडियो एक्टिविटी, हीट फ्लो, टेक्टोनिक मूवमेंट्स जो अर्थ के इंटरनल फोर्स में है, ये प्रोसेस अर्थ के क्रस्ट को अनइवन बनाता है। डायस्ट्रोफिज्म में माउंटेन बिल्डिंग, ओरिगेनी, अर्थक्वेक्स और प्लेट टेक्टोनिक शामिल होते हैं। ओरिगेनी क्या होता है समझते हैं। ये होता है कि माउंटेन का जो बिल्डिंग प्रोसेस है उसको ओरिगेनी बोलते हैं। एपिग्रामी क्या होता है कि ये कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग प्रोसेस है, मतलब कि रेडियल मूवमेंट्स। उसके बाद फिर वेदरिंग का मतलब समझते हैं। वेदरिंग, वेदरिंग का मतलब होता है कि रॉक्स का मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन और केमिकल डिकम्पोजिशन। टाइप्स ऑफ वेदरिंग है, फिजिकल वाला, मैकेनिकल वाला और फिर बायोलॉजिकल वाला। उसके बाद है केमिकल वेदरिंग प्रोसेस। इसमें सॉल्यूशन पहले देखते हैं। जब सॉलिड चीज़ एसिड में डिसॉल्व होता है, सॉल्यूशन में क्या होता है कि एसिड का यूज़ होता है, जैसे मिनरल जैसे नाइट्रेट्स और सल्फेट्स। उसके बाद फिर कार्बोनेशन में कार्बन डाइऑक्साइड से एयर रिएक्ट होगा और इसमें पानी में मिक्स होगा और वीक एसिड बनाएगा। हाइड्रेशन, हाइड्रेशन में क्या होता है कि मिनरल्स एब्जॉर्ब करता है और एक्सपेंड करता है। फिर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन में
ऑक्सीजन मिनरल से रिएक्ट होता है और रॉक्स को तोड़ता है, जैसे आयरन का ऑक्सीडेशन से ब्राउन हो जाता है। उसके बाद फिर अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो रिडक्शन होगा। फिर फिजिकल वेदरिंग प्रोसेस, इसमें है अनफोल्डिंग एंड एक्सपेंशन, टेम्परेचर चेंज, फ्रीजिंग एंड सॉल्ट वेदरिंग एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी। उसके बाद है मास मूवमेंट्स। स्लो मूवमेंट्स पहले समझते हैं। क्रीपिंग और सॉलिडिफिकेशन जैसे स्लो मूवमेंट मेनली मॉइस्ट एरिया में होता है। रैपिड मूवमेंट, मड फ्लो, लैंडस्लाइड जहाँ पानी सेचुरेटेड होता है उन्हें स्पेशली इन ह्यूमिड एरिया। सॉइल फॉर्मेशन या पेडोजेनेसिस वेदरिंग से स्टार्ट होता है। पहले वेदर मटेरियल, उसके बाद फिर मटेरियल या ट्रांसपोर्टेड डिपॉजिट को बैक्टीरिया स्मॉल प्लांट्स कॉलोनाइज करते हैं। फिर रेड एलिमेंट और फिर ह्यूमस बन के हेल्प करता है।